वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि मोरान की शक्ति से प्रभावित होकर गोचिन मोरान और उसके बाकी साथियों को जिनचंग लेक के अंदर ले जाता है और वहाँ की दुनिया देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, खासकर शुमेंग। फिर वे लोग हथियार लेने जाते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। उस पेड़ के अंदर घुसने के बाद उन्हें एक रास्ता दिखता है। थोड़ा चल के गोचिन उन्हें एक कमरे के अंदर ले आता है जो कि उसका आर्सेनल था, यानी हथियारों का कमरा। वहीं उस कमरे में सारे हथियार आसमान में थे। उन हथियारों की चमक ही कमरे को रोशन कर रही थी। वहीं उस कमरे में बीच में एक पूल था जहां पर पिघला हुआ लोहा रखा हुआ था और कुछ वेपन्स भी जो कि अभी तैयार नहीं हुए थे, और कुछ फेरीज इधर उधर अपने कीमती पत्थर लेकर घूम रही थी। वह कमरा ही इतना आलीशान था कि अगर कोई भी उसके अंदर घुस जाए तो उसका बाहर आने का मन ना करे। और फिर गोचिन कहता है, माफ करना, ये जगह थोड़ी छोटी और टूटी फूटी है। शिमी कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बात से उसको भी अजीब लगता है। वहीं शुमैंग, वो भी कुछ नहीं कहता और मन में सोचता है, टूटी फूटी और ये जगह छोटी है तो इसके लिए बड़ी जगह कौन सी होती है। वहीं मोरान कुछ नहीं कहता पर मन में सोचता है, क्या मैं इस कोचिन को गाली दे सकता हूँ? क्या आदमी है ये, ओ सॉरी भगवान। वहीं फिर गोचिन शुमेंग और शिमी को बोलता है कि उस आर्सेनल में से अपना कोई भी पसंदीदा वेपन चूज कर ले। वहीं मोरान, गोचिन उसको देखकर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो वह उसको खुद से ही काफी सारे वेपन्स दिखाता है कि आखिर मोरान की शक्तियों के लिए कौन सा वेपन अच्छा होगा। लेकिन उसे कोई भी वेपन मोरान पे सूट करता नहीं दिखता। फिर गोचिन उसको एक वीणा देता है, वही वीणा वादन जो लेंजन के पास था। ये 15वां वेपन था और मोरान थक चुका था। उस वीणा को देखकर ही मोरान कहता है, मैं इसे बजाना नहीं चाहता और ना ही मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। गोचिन कहता है, अरे अरे एक बार बजा के तो देखो। फिर उसके बाद गोचिन उसको पीपा देता है और फिर उससे कहता है कि इसे बजाओ। मोरान फिर से ये सब चीजें नहीं बजाना चाहता था, पर उसके कहने पर इस बार वो जोरों से बजाता है, जिससे उस पीपा के जो तार थे वो टूट जाते हैं। गोचिन ये चीज देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हें पता भी है ये तार इसके किस चीज से बने थे? मोरान उसे देखकर कहता है, कहीं आप मुझसे इसके पैसे तो नहीं भरवाएंगे? देखिए, मैंने कहा था मुझे म्यूजिक नहीं आता। गोचिन कहता है, ये देवी वुशान, उनके बालों से ये तार बने थे। वह काफी दुखी हो गया था। इसमें स्पिरिचुअल पावर जुड़ी हुई थी जो कि अर्थ और फायर दोनों की थी। लेकिन तुमने ये कैसे? मोरान ये चीज देखकर चुवेनिंग की ओर देखता है और कहता है, शिजुन, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इन्हें पैसे दे सकूं। चुवेनिंग कुछ नहीं कहता। वहीं गोचिन उन तारों को पकड़कर कहता है, ये स्ट्रिंग्स अर्थ एलिमेंट के थे और वुड एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को टक्कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वुड एलिमेंट का कोई हथियार देना चाहिए। मैं समझा। मोरान को कुछ समझ नहीं आता। गोचिन कहता है, लेकिन फिर ये? शिवेनिंग पूछता है, क्या फिर ये? इस चीज का जवाब देने के बजाय गोचिन अपना हाथ उठाता है और वहीं अपनी बांसुरी को बुलाकर उसे बजाने लगता है। तभी एक जादुई एरे खुल जाता है और गोचिन कहता है, जी बेहुआ, बाहर आओ। मोरान उस ओर देखने लगता है। वहीं शुमेंग और शिमी इस एरे के फॉर्मेशन से वो भी वहां आ जाते हैं और तभी बाहर एक फॉक्स स्प्रिट आती है जिसकी पूंछ काफी लंबी थी। वह स्प्रिट आते ही मोरान के चक्कर लगाने लगती है और उसके बाद एक सोने का बक्सा निकालती है और फिर वो फॉक्स स्प्रिट कहता है, हथियारों के देवता, और वो उसको प्रणाम करता है।
गोचिन कहता है, तुम समझ गए होगे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। फॉक्स स्पिरिट हाँ की ओर इशारा करती है। गोचिन कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है। फॉक्स स्पिरिट कहती है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। वह दोनों अपनी बातों में ही लगे हुए थे जो कि मोरान झेल नहीं पा रहा था। और मोरान पूछता है, क्या आप बताओगे कि आप दोनों बात क्या कर रहे हो। फॉक्स स्पिरिट जीभे हुआ कहता है, तो ये जवान आदमी अभी से ही अपना धैर्य खो रहा है। वैसे मैं सच कहूँ तो यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करी थी। मुझे तो लगा था कि कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसके सफ़ेद बाल तक होंगे, लेकिन देखो तुम तो एक जवान लड़के निकले। मोरन कुछ नहीं कह पाता। गोचन कहता है, जीबे हुआ काम की बात करो। जीबे हुआ बोलता है, ठीक है फिर, तो ये बताओ काम की बात क्या थी। अरे हाँ, मुझे ऐसे मत घूरो गोचन, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक लंबी कहानी है। मोरन मुस्कुराता है, तो क्या आप ये लंबी कहानी शॉर्ट में बता सकते हैं क्या। जीबे हुआ कहता है, हाँ, अगर तुम्हें इसका शॉर्ट वर्जन चाहिए तो काफ़ी छोटा है। और फिर वो उस बक्से को मोरान को थमा देता है। ये लो, रख लो इसे। मोरान उस बक्से को देखता है और मन में सोचता है, कुछ ज़्यादा ही छोटी कहानी है। मोरान उस बक्से को चेक करने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। वो बॉक्स चमकीला था, लेकिन उसमें कोई भी कोना इस तरह से नहीं बना था कि वो बॉक्स खुल पाए। उस बॉक्स के बीच में यिन और यांग का सिंबल बन रहा था। मोरन पूछता है, ये कैसे खुलेगा। जीबे हुआ मुस्कुराता है और फिर अपने जादू से मोरन को अपने साथ एक अंधेरी जगह पर ले आता है और कहता है, घबराओ मत, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तुम्हें अलग लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बात मैं सबके सामने नहीं कर सकता। मोरन मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बक्से के अंदर ऐसा है क्या। जीबे हुआ कहता है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। होली वेपन्स की अपनी ही इच्छाएं होती हैं, और ये जो वेपन है वो इतनी जल्दी अपनी आइडेंटिटी रिवील करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम इसका खुद पता लगाओ, और अगर तुमने इसे ऑफेंड कर दिया तो फिर ये तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानेगा, भले ही तुम इस बक्से को कभी भी ओपन क्यों ना कर लो। मोरन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर कहता है, ऐसा, ये कितना अजीब। ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि ये बक्सा खुलेगा कैसे। जीबे हुआ कहता है, ठीक है, अगर तुम इतने ही उत्सुक हो तो मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करूँगा। इस बक्से का नाम किसी की तलाश है, और इसको खोलने के लिए 2 शर्तें लगेंगी। मोरन पूछता है, वो शर्तें क्या हैं। जीबे हुआ कहता है, हम फॉक्स स्पिरिट्स सच्चे प्यार में काफ़ी ज़्यादा यकीन करते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि एक इंसान के लिए इस दुनिया में केवल एक इंसान बना हुआ है जिसकी तलाश उसे हमेशा रहती है। ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और तुम इस इंसान को अपने पूरे दिल से चाहते हो। साथ ही साथ वो इंसान भी तुमको अपने पूरे दिल से चाहता होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्यार है तुम्हारे पास तो वो शख्स तुम्हारे इस बक्से को खोल सकता है। मोरन कहता है, मैं समझा, ये शर्तें अजीब ज़रूर हैं लेकिन मुश्किल नहीं। उसको पूरा विश्वास था कि अगर ये बक्सा शिमी खोलेगा तो ये बॉक्स ज़रूर खुल जाएगा। जब ये चीज़ वो सोच रहा होता है तभी जीबे हुआ मुस्कुराता है और कहता है, ये मुश्किल कैसे नहीं हो सकता, तुमको नहीं पता, लेकिन इंसान काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वह चाहते क्या हैं और क्या उनके लिए सही है। जो तुम्हें सच लग रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। मैं इस दुनिया में काफ़ी समय से रह रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितने लोग इस चीज़ से अनजान होते हैं, जो कि खुद नहीं पहचान पाते कि वह आखिर किसको पसंद करते हैं। इन 1000 वर्षों में केवल चंद लोग हैं जो इस किसी की तलाश वाले बक्से को खोल पाए हैं। मोरन चौंक जाता है, क्या, लेकिन ऐसा क्यों।
अगर एक बार गलत हो भी गया तो दूसरे इंसान से खुलवा सकते हो, और इस तरह से तुम्हें तुम्हारा इंसान भी मिल जाएगा जो कि तुम डिजर्व करते हो, है ना? जी बेहुआ कहता है, यहीं से दूसरी शर्त आती है। तुम्हारे अलावा अब केवल वही शख्स इस बक्से को छू सकता है। इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अगर तुम सही निकले तो तुम्हें तुम्हारा हथियार मिल जाएगा, और गलत तो तुम अपना हथियार हमेशा के लिए खो दोगे। मुरन हंसता है, जरूर तुमने इससे काफी प्रेमियों को अलग करा होगा, मैं बता रहा हूँ। ये बात सुनकर अजीब तो लगता है वैसे, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्टिंग है। जी बेहुआ की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें लग क्या रहा है? तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा। तुमने अब तक कितनी ही जिंदगी जी है। इन चंद सालों में तुम खुद को ही नहीं जान पाते, और फिर उस दूसरे शख्स का दावा करते हो कि वो तुम्हारे लिए बना है। ये बॉक्स ऐसे नहीं खुलेगा। मुरन कहता है, अरे बस करिए ग्रेट इमॉर्टल फॉक्स, बाकी जने भले ही गलत चुने, लेकिन मेरे पास इसकी चाबी है। जी बेहुआ की ओर देखता है और कहता है, तुम अभी नादान हो। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं कि तुम्हारा सच्चा प्यार कौन है। वो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम्हें दिखता नहीं। मुरन ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उसकी मुस्कुराहट चली जाती है, और वो पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन वो स्पिरिट कुछ नहीं कहती। वही मुरन इतने फिलोसॉफिकल शब्द जो कि प्यार के ऊपर थे, वह इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था। वो कितना भी सोचे उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो स्पिरिट क्या कह रही है। वो दोबारा पूछने वाला था, लेकिन वहीं जी बेहुआ मुस्कुराता है और मोरान को वापस उस कमरे में छोड़ देता है जहाँ पर बाकी लोग थे। गोचिन उसे देखकर मुस्कुराता है। वो फॉक्स थोड़ी ऐसी ही है, हद से ज़्यादा सीक्रेट रखती है। लेकिन क्या तुम्हें समझ आया कि ये बॉक्स कैसे खुलेगा? अब क्योंकि समय आ गया है कि वो बक्सा अब खुलना है, तो मोरान ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था, और वो कहता है, हाँ आसान है। और फिर वो शिमी के पास जाता है। लेकिन इस बॉक्स को खोलने से पहले मैं तुम्हें इसका डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी दुनिया में तो नहीं दिखेगा। इसको एक बार गौर से देखो, तुम इसे कहीं से भी नहीं खोल सकते। शिमी, कोशिश करना चाहोगे? ये कहते ही वो बॉक्स शिमी को पकड़ा देता है। शिमी उस बॉक्स को पकड़ता है। मुरन कहता है, तुम इसे खोलने की कोशिश क्यों नहीं करते शिमी? मुरन जानता था कि ये केवल उसका आखिरी मौका है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वह अपनी एक जिंदगी काट कर आया है, और उसे अच्छे से अंदाजा है कि उसके लिए वो सच्चा प्यार कौन होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बेवकूफ़ है, सच में बेवकूफ़ है तू भैया। शिमी थोड़ा हेजिटेट होता है और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। मुरन की दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है और काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन वो बॉक्स खुल नहीं रहा था। और शिमी कहता है, ये तो आरान कहीं से नहीं खुल सकता। वही मुरन मन में सोचता है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? शिमी ने किसी की तलाश वाले बक्से को छुआ, लेकिन फिर भी वो खुला क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अरे नहीं, शिमी ने ग्लव्स पहन रखे हैं, इसीलिए शायद। और मुरान शिमी को कहता है, शिमी अपने ग्लव्स उतारो ना। शिमी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने ग्लव्स उतारने लगता है। मुरान उसको वापस से बॉक्स पकड़ाने वाला था, लेकिन तभी च्वेनिंग आ जाता है और उस बॉक्स को पकड़ लेता है। ये देखते ही मुरान अंदर से ही कांपता है, जैसे कि उसे बिजली का झटका लग गया हो, और कहता है, शिजुन। उसके ऐसे चिल्लाने पर च्वेनिंग एकदम से चौंक जाता है और उससे ही बॉक्स गिरने ही वाला था। मुरन फिर चिल्लाता है, शिजुन, क्यों किया आपने ऐसा? शिमेंग कहता है फिर, अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? एक बक्सा ही तो है। तुम इतने अजीब क्यों हो मुरान? इस तरह से चिल्ला रहे हो जैसे शिजुन ने तुम्हारी बीवी चुरा ली हो। मुरन गुस्से से
बस बेहोशी होने वाला था। मैं असल में, लेकिन वो बता भी नहीं सकता था। और फिर वो चिवेनिंग के हाथों की तरफ देखता है कि क्या पता चिवेनिंग ने भी ग्लव्स पहन रखे हों। लेकिन मोरान के मुंह से फिर निकलता है, हे भगवान। और मन में सोचता है, इसने ग्लव्स तक नहीं पहन रखे, लेकिन क्यों? तुम्हें तो ठंड बर्दाश्त नहीं होती ना चिवेनिंग? पूरे डॉनिंग पीक के पर्वत पर केवल बर्फबारी हो रही थी, पर फिर भी इसने ग्लव्स नहीं पहने। सबने ग्लव्स पहन रखे हैं, पर तुमने। और मुरान शांत हो जाता है और उसको याद आता है, ओह, वो नाइट ग्लो स्पेल जो कि चिवेनिंग ने इस्तेमाल करा था ताकि कोई भी भूत पिशाच उनके डिसाइपल को हानि ना पहुंचाए। तो इस स्पेल से चिवेनिंग के हाथों की गर्मी ज़रूरी थी, सो इसीलिए उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। और मुरान सोचता है, तो वेनिंग ने ग्लव्स इसीलिए नहीं पहने क्योंकि वो हमें बचा रहा था। लेकिन इतने समय से मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब वेनिंग ने वो बक्सा हाथ में लिया और उसे रियलाइज़ होता है कि चिवेनिंग, जिसको सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, फिर भी अपने डिसाइपल्स के लिए वो उस बर्फीले मौसम में ठंड झेलता रहा। मोरन का रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। और क्योंकि उसका गुस्सा भी चला गया था चिवेनिंग से, तो वो बस यही चीज़ मान लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। वहीं चिवेनिंग उस बक्से को देख रहा होता है और उस यिन और यांग वाले सिंबल को टच करता है, और वो यिन और यांग का सिंबल था, वो ऊपर उठकर चिवेनिंग की ओर आते हैं। मोरन ये देखता ही रहता है। फिर चिवेनिंग उस सिंबल को वापस छूता है और वो किसी की तलाश का बक्सा खुल जाता है। उसके अंदर एक गोल्डन कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। मोरन ये देखकर चौंक गया था और उसके कान में जी बेहुआ के शब्द आने लगते हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही शख्स हो सकता है जो कि इस बक्से को खोल पाए। वो शख्स तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी होना चाहिए और उसको तुम दिल से चाहते हो, और वहीं वो शख्स भी तुमको अपने पूरे सच्चे दिल से चाहता होना चाहिए। और मुरन मन में सोचता है, क्या वो इंसान चिवेनिंग है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चिवेनिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आखिर मैं चिवेनिंग से प्यार कैसे कर सकता हूँ? और तो और चिवेनिंग मुझसे प्यार करेगा, ये मैं मान नहीं सकता। कितना बड़ा मजाक है। ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। ये शायद बक्सा टूट गया होगा। आखिरकार ये बक्सा इतना पुराना है। वो वहीं अपनी असमंजस में था और चिवेनिंग उस ऑब्जेक्ट को उठाता है, यानी कि उस हथियार को। जैसे ही वो उस हथियार को उठाता है, चिवेनिंग तो क्या, मोरन तो क्या, शुमेंग और शिमी भी सबके सब चौंक जाते हैं। वो हथियार एक विलो वाइन था, हाँ, जो कि बिल्कुल तियानमेन की तरह दिखता था। और मोरन के मुंह से निकलता है, तियानमेन? और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। मोरन तो बेवकूफ़ है गाइस, लेकिन आप लोग तो समझदार हो। तो इस नए हथियार का कल नामकरण होगा, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ और आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।